कैन वी स्टार्ट नाउ? होपफुली आप अपने एग्जाम के लिए तैयार होंगे सारे लोग। ठीक है। अब आप देखिएगा, एनीवे जस्ट पुट डाउन, हाँ, निकाल लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट। आपके पास तो टेक्स्ट बुक है सभी के पास। और एक छोटे बच्चों को दे दो जरा। गॉट इट। चलिए। तो बैलेंस शीट में हम लोगों ने लायबिलिटी साइड के कौन कौन से आइटम पूरे करे थे? शेयर कैपिटल वाला पार्ट पूरा कर लिया था। हैव वी ऑलरेडी? हाँ। नॉन करंट लायबिलिटी वाला पार्ट पूरा कर लिया था। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कोई बताएगा क्या होता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग? बस, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। when debentures are due for redemption in the next financial year, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट, उस पे होने वाला प्रीमियम, एवरीथिंग गोज टू विच साइड? किस जगह पे पहुंच जाता है वो? अदर करंट लायबिलिटीज में पहुंच जाता है। हाँ। हाँ। भाई डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लेकिन अगर वो अगले फाइनेंशियल ईयर में ड्यू हो जाएंगे तो मतलब क्या बन गई? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी लेके चलते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को करंट लायबिलिटी नहीं बोलते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और उस पर इंटरेस्ट ड्यू है, वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ही पार्ट बनता है। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? देखिए, कंटेक्स्ट को ना गड़बड़ा गए हैं। मैंने बोला अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही रहेगा। उसको थोड़ी करंट लायबिलिटी का पार्ट बन के दिखाएंगे, वो तो पहले से करंट लायबिलिटी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का क्या मतलब हुआ? कि आपने पैसा एक फाइनेंशियल ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन वापिस करना है। दिस इज फाइन विद यू। तो अगर वो मेच्योर भी हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बन के मेच्योर होगा ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमने किस पार्ट को लेके चले थे? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेके चले थे। ठीक है जी। तो उसको किसका पार्ट बना के दिखाया? पेज नंबर 1.18 देखिएगा। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ये किसका पार्ट बन जाते हैं? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेंगे। और ध्यान से समझिएगा, फिर देखिए, उसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बना के दिखाएंगे। यानी कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ही पार्ट रहेगा मेच्योरिटी के टाइम पे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और वो मेच्योर होने वाली है अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो करंट लायबिलिटी के अंदर किसके अंदर डाल देंगे उसे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर लिख देंगे क्या? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग दो तरह की है। एक तो ऑलरेडी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, मान लिया आपने लोन ले लिया किसी बैंक से, मान लो 11 मंथ के लिए, तो वो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बन के दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी जो अगले फाइनेंशियल ईयर में मेच्योर होने वाली है, वो भी क्या हो गई? अब आपकी करंट लायबिलिटी बन गई। और करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर ही दिखाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग ना बोल के क्या दिखाएंगे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोल के दिखाएंगे। इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों आप लोगों का जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे अच्छे से होता है। रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट दिखाने के लिए, शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए वहां इसका इस्तेमाल होता है। एनीवे, थोड़ा आगे चलते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में हम नहीं पढ़ रहे डिटेल में, उसको लिख। देखो बेटा समझो, एक होती है करंट लायबिलिटीज जो अपने जन्म से ही क्या थे? करंट लायबिलिटीज थे। एक करंट लायबिलिटी वो थी जो पहले तो क्या थी? लॉन्ग टर्म थी, पर क्योंकि उनकी मेच्योरिटी अब 1 साल बाद है, तो अब वो क्या बन गई है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बनकर बन गई है। और उसमें भी किस हेडिंग के अंदर दिखाएंगे? करंट मेच्योर। मैंने बोला ना, शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी जो रूटीन है अपना, जैसे मान लो जैसे मान लो हमने बोल दिया कि भाई कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो करंट लायबिलिटी बन के दिख रहा है वहां पर। ठीक है जी। लेकिन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये ओरिजिनली क्या था? लॉन्ग टर्म था। क्योंकि इसका पेमेंट का टाइम अगले फाइनेंशियल ईयर में आने वाला है, इसलिए हमने क्या कर दिया? नॉन करंट से उठा के कहाँ डाल दिया? करंट लायबिलिटी में। उसमें भी उठा के कहाँ डाल दिया? लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। उसके अंदर भी क्या हेडिंग बोल के डाला? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इस तरह से दिखा रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑलरेडी पढ़े हैं वो तो चल ही रहे हैं, उनकी थोड़ी कोई परेशानी है। तो देखिए, इसके बाद आपके पास बारी आती है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की, जिसके अंदर क्या क्या दिख रहा है? ट्रेड पेबल, जो कि ऑपरेटिंग साइकिल के या फिर क्या फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चले जाएं, उनको भी आप क्या मानेंगे? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट लेके चलेंगे। अदर्स में लिखा है, जरा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अदर्स के अंदर वो लायबिलिटीज हैं जो कि क्या होती है? बियॉन्ड वन फाइनेंशियल ईयर या बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल चलती हैं, उनको हम बोल के चलते हैं यहाँ पर।
अब एक बात ध्यान से चलिएगा यहाँ पर, याद है हमने क्या बोला था, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बट डिवेंचर है 5 साल के लिए। डिवेंचर कितने साल के लिए चल रहा है, सपोज डिवेंचर गोज फॉर 5 years। जस्ट अ मिनट। तो हमने बोला आपसे यहाँ पर कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, याद है आपको, आपके डिवेंचर 5 साल में रिडीम होने वाले हैं। तो प्रीमियम की जरूरत कब पड़ेगी आपको, 5वें साल पड़ेगी, जिस साल डिवेंचर को रिडीम होना है। तो उससे पहले वाले 4 साल तक क्या पड़ा रहेगा, वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा वो तो। लेकिन जब वो रिडम्पशन के लिए ड्यू बन जाएगा तो किसका पार्ट बन जाएगा, अदर अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। इस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर का प्रीमियम या डिवेंचर का प्रीमियम, उसकी बात करता है। अब आ रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में वो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। देखिए, प्रोविजंस क्या होते हैं, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर मालूम है लेकिन अमाउंट नहीं मालूम। हमने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर, मैं बोलूं तो बैड एंड डाउटफुल डेट तो बोल ही चुका हूँ, टैक्स बोल चुका हूँ। हाँ हाँ, दे विल मार्क। अरे भाई, शुभांकर टॉपर है अपने स्कूल के, वो छोटे बच्चे हैं, कर लेंगे वो। तो चलिए देखिए। ओके फाइन फाइन, देखिए, दे विल मार्क, डोंट वरी। ठीक है। हाँ हाँ, वो दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल। सुनो 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 सुनो। अब प्रोविजंस जो हैं इन्हें लायबिलिटी के साइड में क्यों डाला गया, पहले समझिएगा। भाई प्रोविजन कहाँ से बनता है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का। ओनर का प्रॉफिट अगर आप ओनर को ना देके अपने पास रखोगे तो क्या बनेगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बनेगी। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल के अलग रख लिया। रिजर्व का पैसा जो था किसको मिलना चाहिए था, ओनर को। ओनर का पैसा निकाल कर अगर अपने पास रख लोगे फिर क्या बनेगी, लायबिलिटी। तो प्रोविजन और रिजर्व को हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। अब प्रोविजन इज लायबिलिटी साइड आइटम, अगर मैं उठा के एसेट साइड में ले आऊं तो वो एज ए डिडक्शन दिखता है। भाई मशीनरी में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखता है, डेटर में से माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिखता है, इसी रीजन से दिखता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब डेटर में डिक्रीज नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब लायबिलिटी साइड का आइटम। इफ इट इज शोन इन द एसेट साइड, इट विल बी शोन एज ए डिडक्शन। तो डेटर में से माइनस होके दिखेगा, इसलिए ऐसा दिखता है। गॉट इट। तो चलिए देखिए यहाँ पर, अब ये प्रोविजन ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं। अभी हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन की बात कर रहे हैं, जरा समझिएगा। सपोज आप एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी है, या सपोज आप रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है ना। तो आपने देखा होगा ना, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी। ठीक है जी, 10 साल की वारंटी है। एयर कंडीशनर के कई सारे पार्ट पे वो 1 साल 2 साल 3 साल की गारंटी देते हैं, ये वारंटी देते हैं। ठीक है जी। अब आप बताइए मुझे, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपको मालूम है कि अगर 10 साल में कंप्रेसर में किसी कंपोनेंट में कुछ गड़बड़ आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, या उसे रेक्टिफाई करके देना पड़ेगा। भाई उसके लिए पैसे लगते हैं, फ्री में थोड़ी होता है वो। तो ऐसी कंपनी क्या करती है, प्रोविजन फॉर वारंटीज बना देती है, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। अच्छा देखिए, जैसे कार कंपनी है, कार कंपनी को नहीं होता, इंजन की वारंटी होती है, बहुत सारे पार्ट की वारंटी होती है, फेल हो जाएगा तो गाड़ी बदल के देनी पड़ेगी, इंजन बदल के देना पड़ेगा, बहुत कुछ करके देना पड़ता है। इन्हें कहते हैं हम क्या, प्रोविजन फॉर वारंटीज। अब ये प्रोविजन फॉर वारंटीज लंबे समय के लिए होता है, जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में है। सपोज अब मैं एग्जाम्पल दूं, फोर्ड ने अपना बिजनेस समेट लिया इंडिया से, लेकिन फोर्ड की गाड़ियां तो चल रही हैं। उनकी सर्विस सर्विस कहाँ से जाएंगे, टाटा के शोरूम्स वगैरह में उनकी सर्विस होती है, टाटा के साथ कोलैबोरेशन है। जब तक फोर्ड की एक भी गाड़ी इंडिया के अंदर है और वो वारंटी पीरियड के अंदर है, तब तक फोर्ड को अपने ऑपरेशंस बंद नहीं करने, वो वारंटी के लिए उसको काम करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो इसी तरह से प्रोविजन फॉर वारंटीज जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि योर प्रोडक्ट विल कंटिन्यू। अब एयर कंडीशन बनाने वाला एलजी हो गया, या मित्सुबिशी या कोई भी और है, उनकी वारंटीज चलती रहेंगी। जब तक वारंटीज है तब तक उनको क्या करना पड़ेगा, फंड बना के रखना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन फॉर वारंटी लॉन्ग टर्म का कहलाता है। इज दैट ओके। अच्छा, 12 महीने से ज्यादा के लिए होता है। और इसी तरह से प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, इनको नोट कर लेना। प्रोविजन फॉर वारंटीज, इसको देखना ये, आई टॉक अबाउट दिस। प्रोविजन फॉर वारंटी, ये लॉन्ग टर्म है। प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। और एक और चीज है, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। अब मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ आपको। रतन टाटा जी नहीं रहे, लेकिन रतन टाटा जी के मरने के बाद
उनकी लाइफ, उनकी फिलॉसफी, उससे रिलेटेड बहुत बहुत सारी चीजें अपने सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती है एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड, ये सारे के सारे, इनमें से 90% जो है वो किसके हैं? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दिए हुए हैं, जेआरडी टाटा के दिए हुए हैं। जेआरडी, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई वर्किंग आवर नहीं होता था। जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में क्या किया, वर्किंग आवर 8 घंटे का डिसाइड कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि वर्किंग आवर कितने घंटे का होगा, एक 8 घंटे का वर्किंग आवर होगा। वरना सरकारी कर्मचारी आए जाने की कोई पता नहीं, जब तक बॉस बैठा तब तक बैठा रहता। अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यही तो होता है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कल्चर क्या है कि जो आदमी जितनी देर तक बैठता है उतने डिवोटेड है, बिलीव मी, वो उतना ही बड़ा निकम्मा और कामचोर है। आई एम टेलिंग यू। मैंने भी करीब ज्यादा देर नहीं, 1.5 साल कॉर्पोरेट में काम किया था, लेकिन समझ गया था चीजें कैसे होती हैं। लोग ऑफिस आवर के बाहर बैठते हैं, काम करते हैं, ये और बॉस जो होता है, हाँ ये बनिया ऑर्गेनाइजेशन में बोलूं, सॉरी टू से दैट, या लाला छाप ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, उनमें मालिक को क्या दिखता है? अरे भाई ये तो यार छुट्टी के बाद भी काम करने पे लगा हुआ है, उसे पता नहीं लूडो खेल रहा है दिन भर। जब छुट्टी होती है तब अपना काम करना शुरू करता है। और जो स्टाफ मेहनती होता है उनकी भी जिंदगी हराम करता है। तो अगर आपका कोई एम्प्लॉय टाइम से ज्यादा रुक रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा निकम्मा है, सबसे पहले उसे निकाल बाहर करिए। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द हार्ड रियलिटी। हमारे देश में ऐसी होता है। कभी भी वो व्यक्ति जो अपने डेडलाइन को नहीं मीट कर पा रहा, वो इफेक्टिव कैसे हो सकता है? जैपनीज लोगों से सीखिए। अगर आप काम को 8 घंटे में कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर आप 8 घंटे का 9 घंटा लगा रहे हैं, मैनेजमेंट के कान खड़े हो जाते हैं। वहां एक्स्ट्रा काम करने का मतलब आप एजिटेशन कर रहे हो। तो यहाँ देखिए, आपका ये वारंटी की बात कर ली हमने, ग्रेचुइटी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे देश में कानून है, लेबर लॉज हैं ये। अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम कर लेता है, 5 साल काम कर लेता है, 5 साल के बाद ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी ऑन द बेसिस ऑफ, एक फॉर्मूला सरकार ने बना रखा है ग्रेचुइटी का, उसको मल्टीप्लाई करके और उसकी लास्ट जो सैलरी थी उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालते हैं। पहले हमारे देश में 10 लाख तक का ग्रेचुइटी का अमाउंट था, फिर 15 लाख तक मैक्सिमम ग्रेचुइटी, अब 20 लाख तक की ग्रेचुइटी। मतलब अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपने 15, 20, 25 साल काम किया, तो ग्रेचुइटी का अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे 20 लाख तक आपको मिल सकता है। तो ग्रेचुइटी का अमाउंट, ग्रेचुइटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, या व्हेन यू आर लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन तब आपको बेनिफिट देते हैं, ठीक है। और अभी भी 20 लाख बहुत कम है। पता है कॉर्पोरेट में तो 20 लाख बनता ही नहीं, सरकारी नौकरी में बनता है 20 लाख तक का। क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है, बेसिक सैलरी बहुत छुटकी होती है, इंसेंटिव्स, बोनस वगैरह वगैरह मिला के आपकी सैलरी लाखों बन जाती है। सो सरप्राइज टू सी दैट, किसी बंदे का अगर 1 करोड़ का पैकेज है तो उसकी बेसिक सैलरी बहुत छुटकी सी होगी, क्योंकि ग्रेचुइटी बेसिक सैलरी पे डिसाइड होती है। उसका वो नुकसान झेलते हैं एम्प्लॉयज। सर अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अभी भी नहीं। तो देखिए, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 साल तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा बंदा। और 5 साल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा रहेगा तो जाएगा छोड़ के, तो उसको जाने के बाद पेमेंट देनी पड़ेगी, पैसा कहाँ से आएगा? प्रोविजन बना के रखते हैं पहले। एंड इट्स ए रनिंग प्रोविजन। क्या बोली? प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, इज दैट फाइन? लॉन्ग टर्म क्यों बोला इसको? अच्छा, अब जरा सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस, किसी ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस आपको कहती हैं, आपके ऑफिसर्स को कहती हैं कि यार सीनियर ऑफिसर मस्ट एनकरेज जूनियर ऑफिसर टू टेक फ्रीक्वेंट ऑफ फ्रॉम द वर्क, गो फॉर वेकेशंस? ऐसा बोलता है? नहीं ना। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ऐसा, भारत सरकार बोलती है ऐसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लीव रूल्स हैं उनके अंदर लिखा है साफ साफ, क्या? कि एन एम्प्लॉय, एन ऑफिसर, अ सीनियर मस्ट एनकरेज हिज सबऑर्डिनेट टू टेक फ्रीक्वेंट ऑफ फ्रॉम द ब्रेक। ठीक है? नहीं, बिल्कुल। सरकार तो छुट्टियां देती है ना। तुम्हें पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉयज को हर साल एलटीसी देती है, लीव ट्रेवल कंसेशन देती है। जाओ नॉर्थ ईस्ट घूम के आओ, अंडमान निकोबार घूम के आओ, जाओ, तुम्हारे आने जाने का पैसा हम भरेंगे, तुम्हारे होटल का किराया हम भरेंगे। हाँ, गवर्नमेंट का एक फायदा है कि डोमेस्टिक ट्रेवल बढ़ता है। अच्छा, डोमेस्टिक के लिए होता है, लेकिन जो बहुत हायर सीनियर क्लास के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल भी होता है। तो आप इंटरनेशनल भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो पैसा वापस मिलेगा वो डोमेस्टिक के रेट में मिलेगा। सपोज यू वांट टू गो ऑन एलटीसी, आप दुबई जाना चाहते हो, आप जाइए दुबई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो डोमेस्टिक का जो मैक्सिमम स्लॉट होगा वो, और दुबई का डिफरेंस जो होगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो सरकार देती है। हाँ जी बेटा। हाँ नहीं, फ्लाइट्स फ्री होती है, फ्लाइट ऑफिशियल तो वैसे ही फ्री है, लेकिन अगर आप
लीव ट्रेवल में जाते हैं घूमने के लिए, लीव ट्रेवल एलटीसी बोलते हैं उसको, तो सरकार आपको पैसे देती है। दिस, हाँ जी बेटा। नहीं नहीं नहीं, किसी भी होटल में रुकिए, इंटाइटलमेंट होते हैं। अगर आप क्लर्क हैं तो आप 200 रुपए से 500 रुपए, 1000 रुपए वाले होटल में रुक सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तो इस होटल में रुक सकते हैं। अब पे स्केल के हिसाब से, सीनियर पे स्केल वाले को 5 स्टार वाला अलाउड होता है, किसी को 3 स्टार वाला अकोमोडेशन अलाउड होता है, किसी को, मतलब एक सरकार ने रेट फिक्स कर रखे हैं कि आप एक दिन में 3000 वाले होटल में रुक सकते हैं जिसका किराया एक दिन का 3000 रुपये, ऐसा करके ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन फिक्स हैं इन्हें। अब आप सोचिए, सरकार क्यों कहती है, सरकार क्यों कहती है कि आप फ्रीक्वेंट लीव लीजिए? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी नहीं लेते। लाइक आई टेल यू, माय फादर इन हिज एंटायर, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर 41 ईयर्स, 19 साल की उम्र में नौकरी लग गए थे। उनके पास कम से कम 650 छुट्टियां अवेलेबल थी। 650 मतलब 2 साल की छुट्टियां थी। तो करीब करीब जब वो बंदा रिटायर होता तो 365 डेज की सैलरी के बराबर उनको, उनको 365 डेज की सैलरी के बराबर लास्ट मंथ की सैलरी के हिसाब से अमाउंट मिलता है। बाकी की 365 उनकी लैप्स हो गई थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं लिया आपने छुट्टी? कह रहा है छुट्टी लेने का मन ही नहीं करता था कभी, ये बस सो पंक्चुअल, ऑफिस आधा घंटे पहले पहुंच जाते थे, ठीक है, और उसके बाद अपने काम को निपटा के निकलने के बड़े पक्के थे। अपने टाइम पे निकलना है, चाहे तूफान है चाहे आंधी आए। पर आना आऊंगा मैं 1 घंटा पहले आ जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जाने का टाइम मेरा फिक्स होगा, आई कांट से दैट। बहुत इमरजेंसी होती तो जब लगता था कि हाँ मेरा काम पूरा है, तब तक करते थे। तो 360 मतलब पूरे 300 350 छुट्टियां उनकी लेफ्ट चली गई। तो सरकार कहती है कि भाई छुट्टियां लो, किस लिए जमा कर रहे हो, मिलना तो एक ही साल का है। तो दे एनकरेज देम, तो एक्यूमुलेट मत करो। और वो मान के चलती है सरकार कि अगर आप छुट्टी लेते हैं, फ्रीक्वेंट ऑफ लेते हैं, देन यू विल कम विद अ फ्रेश माइंड, विद फ्रेश एनर्जी। ऐसा होता है उनके लिए। और यहाँ प्राइवेट में देखो, छुट्टी क्यों जा रहा है? और जी पिताजी नहीं रहे, तो क्या करना है? अंतिम संस्कार करना है, तो परसों कर लियो, कल तो मीटिंग है। दैट काइंड ऑफ इनसेंसिटिविटी इज फ्लोटिंग देयर। तो ये आप देख रहे हैं, वारंटी, ग्रेचुटी, अर्न लीव्ड, ये वो छुट्टियां होती हैं जिनके बदले में आपको पैसा मिलता है, ईएल कहते हैं उन्हें, अर्न लीव कहते हैं। ठीक है, एक कैजुअल लीव होती है जिसके बदले में पैसा नहीं मिलता। तो अगर आपका एम्प्लॉय छुट्टियां एक्यूमुलेट करके बैठा है, रिटायर होगा तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा भाई, उसका राइट है ये। तो ऑन लीव जो होती है, ये आपके लिए क्या, उसके लिए आप क्या बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, क्योंकि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लोग रिटायर तो होंगे ही ना। सो ये तीन चीजें जो है जिन्हें जनरली स्टूडेंट नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। जब आपका वाइवा होता है 12th क्लास में प्रैक्टिकल के दौरान, मैं तो पूछता हूँ जाके स्कूल्स में ऐसा, क्या जी ग्रेचुटी, क्या, क्या ऐसे बच्चे बंगले जंग क्या सर, ऑन लीव, नहीं, नहीं ध्यान देते। और यही चीजें एग्जामिनर की नजर में होती हैं, क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं है उनको और निकल जाता है दिमाग से। हाँ जी, नहीं मुझे मौका नहीं मिला, मुझे जिस दिन मिलेगा उस दिन धो दूंगा। हाँ, चलिए आगे देखें जरा। अब आई करंट लायबिलिटीज आपके पास, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं आपके। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स अभी डिस्कस किया था आपको, ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के अंदर अंदर जिन्हें पे करना होता है। ट्रेड पेबल्स, ध्यान से समझिएगा, ट्रेड पेबल के दो कैटेगरी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लेकिन मैंने बताया था आपको, अगर आपने सामान उधार बेचा तो क्या बनेंगे, क्रेडिटर, और क्रेडिटर से क्या बनता है, बिल्स पेबल। लेकिन अगर आपने मशीनरी उधार खरीदी तो क्रेडिटर नहीं बोलेंगे उसको, करंट लायबिलिटी बोलेंगे उसको, क्योंकि आपको पेमेंट एक साल के अंदर अंदर देनी है, पेमेंट एक साल के अंदर अंदर देनी है, ठीक है, ठीक है। सो दैट विल बी व्हाट, उसको क्रेडिटर ना बोलना कभी भी, ये तुम लोगों के लिए भी जरूरी है छोटे बच्चों। अगर हमने सामान उधार बेचा, सो दैट इज क्रेडिटर। अगर हमने सामान उधार खरीदा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट इज नोन एज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज से क्या बनते हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर से क्या बनता है, बिल्स पेबल, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपने मशीनरी खरीद ली क्रेडिट में एंड पेमेंट इज टू बी मेड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो क्या कहलाएंगे, अदर करंट लायबिलिटी कहलाएगी वो, आप उसे क्रेडिटर नहीं बोल सकते। यू कांट से इट क्रेडिटर, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। हाँ, वेंडर नहीं, अदर करंट लायबिलिटी है, वेंडर का क्या मतलब हुआ, हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी में जाता है वो। और ट्रेड पे अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर देख लें आप, लोन रिपेबल ऑन डिमांड। आपका साथी, जैसे जैसे मान लो शुभांकर ने अबीर से बोला, यार मुझे ना 50,000 रुपए की जरूरत है, मुझे किसी को लेके किसी रेस्टोरेंट में डिनर पे जाना है ना, कैंडल लाइट डिनर पे जाना है। तो अबीर कहता है कि ठीक है भाई ले जाओ। कह रहा भाई लेकिन वापस कब करेगा, वापस कब कहेगा? कह रहा भाई जब मैं कैंडल लाइट पे जाऊंगा तब तुझसे मांग लूंगा तो मुझे दे दियो।
तो ये क्या होता है, यारी दोस्ती के बीच में चलता है, इसे कहते हैं लोन रिपेबल ऑन डिमांड। आपने किसी से लोन ले लिया और लोन लेने के बाद क्या किया उसको, वी आर ऑन पेज नंबर 1 to 1.20, लोन ले लिया, ठीक है, और लोन की कंडीशन क्या है, एज एंड व्हेन वी आर आस्किंग फॉर द मनी यू हैव टू गिव इट टू मी। 12th क्लास में किसी ने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा है चैप्टर? हाँ, अरे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स पढ़ी थी, जिसमें बैंक क्या करता है, अपनी सीआरआर को पूरा करने के लिए दूसरे बैंक से लोन लेता है, पैसा उधार लेता है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा किसी ने? हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो ये लोन रिपेबल ऑन डिमांड होते हैं, ये 4 दिन 5 दिन 6 दिन हफ्ता महीने के लिए होते हैं लोन। ये किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं उनके, हमेशा होते हैं ना भाई, ऑनलाइन होते हैं, साइन कर रखे होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर चलते हैं, जीएम के और जीएम के, ऐसे चलता है। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक से पैसा मांग रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जनरल मैनेजर जो है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो यारी दोस्ती में वर्ड ऑफ माउथ से चलता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जब लेती है तो डॉक्यूमेंट्री हो, हर चीज में डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। तुम 2,000 करोड़ रुपए किसी से मांग रहे हो 4 दिन के लिए, भाई डॉक्यूमेंटेड करके मंगाओगे ना, ये थोड़ी हवा में चलेगा वो क्या। ना ना ना, सुनो, टाटा मोटर्स ने टाटा स्टील से ले लिया लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ठीक है, टीसीएस ने टाटा मोटर को दे दिया लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ऐसा चलता है ना। हाँ, ऐसे चलता है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि एसीसी सीमेंट बिनानी सीमेंट से उधार ले रही है, ऐसा नहीं होता, वो तो कॉम्पिटिटर है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को उधार दे देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। अब आपने देखा ना बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे ही नेगेटिव आपका बैलेंस हुआ, आप पहला डिपॉजिट होगा आपके ओवरड्राफ्ट को पूरा करेगा, इन्हें शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आप बैंक से क्या करते हैं, नगद पैसा क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, कैश क्रेडिट ऐसा करके चलता है। इसके बाद करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इसके अंदर दिखाई रहे हैं ये लोग। और उसके बाद आते हैं डिपॉजिट्स, याद है डिपॉजिट्स के बारे में बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, मतलब पिछली क्लास में बोला था डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर लिए जाते हैं, और उसके बदले में क्या बोला था, पब्लिक डिपॉजिट बोला था लॉन्ग टर्म में। अच्छा, अ लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रिपेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन, ये भी उस कैटेगरी में चला जाता है। और फिर नीचे आते हैं अदर लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका नेचर स्पेसिफाई करा जाएगा, मतलब सरकार ये क्लॉज रखती है कि अगर ऊपर कुछ नहीं कवर हो रहा तो नीचे वाले के अंदर कवर हो जाए, इनकी सीक्वेंस को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब आपकी बुक में ना आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें लिखा है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये दोनों में फर्क बता रहा है, ये फर्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है, जन्म से ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्यों है, क्योंकि दे आर रिपेबल विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, लेकिन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोल के करते हैं, ठीक है, ये बॉक्स को देखना। ट्रेड पेबल्स, वी आर अवेयर ऑफ दैट, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को क्या बोला जाता है, ट्रेड पेबल्स बोला जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, देखिए, ये कह रहा है कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन विच इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस ऑफ द कंपनी नॉट शोन अंडर द ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर कौन सी चीज शो करी जाती है, जो बिजनेस के अंदर रूटीन होने वाली चीज है, सेल परचेज गुड्स गुड्स का। क्या कह रहा है आपसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग कंपनी है, मान लो कोई, वो किस में डील कर रही है, मान लो मेटल में ट्रेड कर रही है, एंड दे सेल्स अ फिक्स एसेट थ्रू एन एजेंट, एजेंट के थ्रू फिक्स एसेट बेच रहे हैं, द एजेंट टू बी पेड 10,000 एज अ फी, ये 10,000 की फीस जो होगी क्या कहलाएगी, अदर करंट लायबिलिटी कहलाएगी, अगर पे नहीं करी आपने, मतलब आपने कमीशन, आपने क्या कर दिया, कोई एजेंट ले लिया, आपने बोला कि भाई मेरी पुरानी मशीन है, बिकवा दे इसे, तो उसने कहा ठीक है सर मैं बिकवा देता हूँ, लेकिन मेरी फीस 10,000 होगी। हमने कहा जब बिक जाएगी पैसा आएगा तब तेरा पैसा देंगे, तो मशीन बिक चुकी है, पैसा 2 महीने बाद आएगा, तब तक आप उसको क्या करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में डालेंगे। हालांकि ये भी अमाउंट पेबल है, लेकिन ये ट्रेड पेबल नहीं है, गॉट इट, इट इज नॉट ट्रेड पेबल। ऐसे एग्जाम्पल से आप बोल सकते हैं। अब अदर करंट लायबिलिटी में तो बहुत सारी आ जाती हैं चीजें। जिन लोगों ने पार्टनरशिप मेरे साथ पढ़ी थी उनको मैंने एक टर्म सिखाई थी, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, याद है सबको?
इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू। एक्रूड तो हो गया लेकिन अभी पेमेंट का टाइम नहीं आया, लायबिलिटी बन के तो दिखेगा वो भी। और इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू मतलब एक्रूड भी हो चुका है और ड्यू भी हो चुका है, अब पेमेंट करनी है। सर मेरे अब को सुनो। एक डाउट रहता है हाँ बोलो। कि एक्रूड हमारी तरफ से है या उनकी तरफ से, मतलब हमें इंटरेस्ट भरना है या फिर उन्हें भरना है? अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारी तरफ से, दे रहे हैं तो उनकी तरफ से। तो अब जरा एक्रूड समझिए। दोनों। मैं एक्रूड का दोनों मतलब होता है, समझिए जरा ध्यान से। यहाँ देखें जरा, मैं बताऊं आपको कि मैंने किसी से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख की इंस्टॉलमेंट जानी है और 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख, और मतलब कुल मिला के 2 लाख रुपया जाना है मेरा, ठीक है। अब मैंने लोन लिया था, वो अगस्त से लिया था और पेमेंट अगस्त से अगस्त जाएगी। लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने बाद क्या हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो 8 महीने के लिए तो इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्रूड हो गया। बाकी के 4 महीने का क्या हो, भी नहीं हुआ। तो जब बाकी के 4 महीने अगले फाइनेंशियल ईयर में आएंगे तब क्या हो जाएगा, वो इंटरेस्ट एक्रूड एज वेल एज ड्यू दोनों हो जाएगा, तब हम उसे पे कर सकते हैं या हम रिसीव कर सकते हैं अगर हम उल्टा कर दें तो। सुन रही हो बात को, लेना देना दोनों कंडीशन में हो सकता है ये। डिपेंड करता है कि आपने लोन दिया था या लोन लिया था। अगर आपने लोन लिया था सो इट्स अ लॉ, इट्स अ लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू दोनों लायबिलिटी बन के दिखेंगे आपके पास। अब देखिए, याद पड़ा ना, पार्टनर्स का लोन अकाउंट आपने पढ़ा था, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू था, तो आपने क्या करा, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया ना लायबिलिटी बोल के उसको, पे तो नहीं किया, करंट लायबिलिटी है। और जब वो ड्यू हो गया तब आपने उसे पे कर दिया, देन इट बिकम्स योर एक्सपेंस। पेमेंट करेंगे तो एज एन एक्सपेंस करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स या इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स दोनों किसका पार्ट बनते हैं, अदर करंट लायबिलिटी का, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आपको उसे सेटल करना ही होता है। इट गोज इन दैट वे। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन एडवांस में मिल गया, रेंट एडवांस में मिल गया, इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया, लायबिलिटी, सिंपल सी बात है। और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही सेटल होनी है, तो क्या है, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बने। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अनपेड डिविडेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ, आपने डिविडेंड डिक्लेयर करे, ठीक है जी, और डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिए और नोटिफिकेशन डाल दिया यानी नोटिस कर दिया या आपने भेज दिए, मतलब आपके पास ऑनलाइन कनेक्शन। देखिए, शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको डिविडेंड दिए जाते हैं, और शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट की डिटेल, उनका नाम और बहुत सारी चीजें आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर होती हैं। तो जैसे आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, आप उनका क्या करते हैं, आप एनईएफटी करते हैं और जिन जिन के आपके अकाउंट होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या करा, उसका शायद अपना बैंक अकाउंट बंद करवा दिया, कुछ कर दिया हो, तो ये कौन से वाले वो कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड कहते हैं। हो सकता है अनपेड का मतलब ये हुआ कि डिविडेंड उनके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो वो लायबिलिटी है आपके लिए, आपको एक फाइनेंशियल ईयर में देना पड़ेगा। भाई डिविडेंड तो किसका राइट है, शेयर होल्डर का। अगर आपको शेयर होल्डर ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू पे देम, यू हैव टू सर्च, यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू पे देम, ठीक है। अब फिर कोई बोले कि सब ना मिल पाए तो, तब आप एक नोटिस देते हैं, दो नोटिस देते हैं उसके, फिर तीन नोटिस देते हैं, अखबार में बकायदा नोटिस और छपवाते हैं, उसके बाद फिर आप उसको क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं, फिर आपका एबनॉर्मल गेन बन जाता है वो। ऐसा करके होता है, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होती है। आपको सेबी को बताना पड़ता है कि मेरे 5 लाख शेयर होल्डर में से 5,000 शेयर होल्डर ने इस साल का डिविडेंड नहीं मांगा अभी तक, बार बार इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। देन सेबी आफ्टर, अच्छा फ्यूचर में कभी मान लो वो आ गए उठ के, तो आपको देना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, वो तो आप ड्यू कॉम्प्लाइंसेस पूरा कर रहे हैं ना, लेकिन अगर मान लो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस वाले हैं तब क्या करोगे, वहां तो क्यूमुलेट होता चला जाता है, ठीक है, ऐसा करके। तो अनपेड डिविडेंड, तो उनका राइट खत्म है ना फिर। आपको मालूम है, एक बार ध्यान से समझना, अगर कोई एक व्यक्ति लापता हो जाता, मतलब गायब हो गया, एब्सकॉन्डिंग है, गुम हो गया, तो कानून क्या कहता है उसमें, आप लोग तो लॉ, कुछ लोग तो लॉ लीगल स्टडीज पढ़ते हैं ना, 7 ईयर्स तक कोई व्यक्ति अगर नहीं दिखता है, नहीं पाया जाता, नहीं मिलता है वो 7 ईयर्स तक बार, हाँ तब उसे प्रिज्यूम डेड माना जाता है। 7 साल तक उसका इंतजार किया जाता है, 7 ईयर्स तक। तो तुम कानून लिखना है नया वाला, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, यू डिसाइड। आप बोले 7 दिन बाद हम मान लेंगे इसे, ऐसा नहीं, ठीक है। वो चाहे इंश्योरेंस तो, जो इंश्योरेंस तो जब वो जिंदा होके वापस आ गया,
उसका पूरा राइट बनता है। इंश्योरेंस का क्लेम किसी और को थोड़ी दिया जाएगा। हाँ, अगर 7 साल तक वो नहीं आया और इंश्योरेंस क्लेम उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को डिस्पर्स हो गया, 7 साल बाद वो वापस आ गया, तब वो थोड़ी क्लेम करेगा, क्योंकि कानून की परिभाषा में तो मृत था और इंश्योरेंस कंपनी ने उसे मरा हुआ मान के क्लेम दे दिया। तो नहीं कर सकते कुछ आप ऐसा। क्यों देगी? तो खत्म हो तो। इंश्योरेंस क्लेम भी 7 साल बाद मिलेगा बंदे की मिसिंग जाने हाँ, के? 7 साल देखो, जब तक आप ऑफिशियली ऑफिशियली सुनो, कोर्ट के ऑर्डर से ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं आएगा कि भाई हाँ ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कोर्ट में रेट डालेंगे, उनको बोलेंगे ये आदमी 7 साल से नहीं मिल रहे हैं, हमने भरसक प्रयास कर लिए, अखबारों में डाल लिया, ये कर लिया वो कर लिया। फिर कोर्ट आपको ऑर्डर इशू करता है कि भाई हाँ, ये बंदा अब क्या है, डिक्लेयर टू बी डेड माना जाएगा। और उसके और बाद अगर वो वापिस आता है तो जिंदा होना बड़ी बड़ी मुश्किल प्रक्रिया होती है, पता है, बहुत और मुश्किल। फिर अगर अरे इस पे एक अगर मूवी वो बनी थी भाई। यूपी में कई लोग पता क्या करते हैं, जमीन को हड़पने के चक्कर में अपने भाई को मृत घोषित कर देते हैं, पटवारी से सेटिंग करते हैं और ऑफिशियल पेपर में उसे डिक्लेयर कर देते हैं डेड। अब वो आदमी पता है क्या करता है बेचारा, अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए, एक आदमी तो यूपी में क्या था, अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए इलेक्शन लड़ता था सीएम की सीट के अगेंस्ट, क्योंकि किसी के पास पावर नहीं है उसको जिंदा डिक्लेयर करने की, सिर्फ सीएम के पास वो पावर होती है कि ऑन पेपर उसको जिंदा करे। सीएम के पास सीएम के पास सीएम के पास इतने काम, इतना इतना यही काम रह गया कि हाँ भाई तू कब मरा था, तू कब जिया। ऐसा नहीं होता। कम टू द पॉइंट। अरे जिंदगी बहुत ब्रूटल होती है भाई, गांव देहात में देखो जिंदगी कैसे चलती है। हाँ, खत्म। देखिए, अनपेड डिविडेंड्स आर डिविडेंड डिक्लेयर बट दे रिमेन अनक्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड, दे आर द पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। आपने डिक्लेयर कर दिए लेकिन किसी ने क्लेम ही नहीं करा, आपके ऊपर तो ऑब्लिगेशन है ना वो। आगे चलें। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल इंटरेस्ट एक्रूड देयर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, वापस करनी है, उस पर इंटरेस्ट लगना है, वो वापस करना है, ये वाला पार्ट। अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। भाई आपने पब्लिक डिपॉजिट पढ़े थे, डिपॉजिट छोटे होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, डिपॉजिट ड्यू हो गए, उन पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, ये वाला पार्ट भी किसका पार्ट है, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अनपेड मेच्योर डिबेंचर और इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, वो भी हो गया। और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस तो पढ़ा आपने इशू ऑफ शेयर्स में, छोटे बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी, तो बस ध्यान रखें कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, वैसे करके। ठीक है, इसके अलावा कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि जनरली इग्नोर हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंस पेबल, दैट इज फाइन विद एवरीबॉडी, लेकिन यहां पर आया अब प्रोविडेंट फंड पेबल एंड ईएसआई पेबल, इस पे जरा ध्यान देना। अब आपके पास क्या है, ये प्रोविडेंट फंड पेबल एंड ईएसआई पेबल, इसे जरा समझना क्या चीज है। एक व्यक्ति जब रिटायर होता है ना, उसे क्या मिलती है, ग्रेचुइटी मिलती है, एक बेनिफिट। नंबर 2 से अर्न लीव मिलती है, दो। और नंबर 3 मिलता है उसे पीएफ का अकाउंट, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, याद है ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मैंने बताया था ये प्रोविजन नेचर का आइटम है, बताया था। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज व्हाट, आपकी कंपनी क्या करती है कि आपके एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा निकालती है, कुछ पैसा खुद मिलाती है और उसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जमा कर देते हैं। वो एक्यूमुलेट होता रहता है, उस पर 8% इंटरेस्ट मिलता है। और जब एम्प्लॉय क्या होता है, रिटायर होता है, तो उसको वो अमाउंट दे दिया जाता है। अब मान लिया आपके एम्प्लॉय 10, 5, 6, 12 एम्प्लॉय अगले साल रिटायर होने वाले हैं, तो जो उनका प्रोविडेंट फंड क्या है वो पेबल होगा, किसका पार्ट बनेगा वो, करंट लायबिलिटी का। अदरवाइज ये किसका पार्ट बनता है, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है। लेकिन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पेबल, पेबल मतलब अगले साल पे होना है उसने, तो क्या है, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है। इसी तरह से ईएसआई क्या होती है जरा जानिए, इसे कहते हैं एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। इंडिया के अंदर लेबर लॉ के हिसाब से क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका साइज 15 साइज 20 एम्प्लॉय 30 एम्प्लॉय का होता है, उन्हें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में हमें एक अकाउंट खोलना पड़ता है और अपने हर एम्प्लॉय के लिए 10, 50, 100, 200 रुपया ईएसआई को देना पड़ता है। अगर आप समरविल स्कूल की तरफ जाएंगे ना, ईएसआईसी हॉस्पिटल देखा आपने, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो जितने भी गार्ड हो गए, क्लर्क हो गए, लेबर टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ईएसआई कटता है उनके अकाउंट से, उनकी उनकी सैलरी से कटता है वो पैसा एम्प्लॉयर काटता है और उस पैसे को इकट्ठा करके क्या कर देता है, ईएसआईसी ऑफिस में उनके अकाउंट में डाल देता है। उनका एक कार्ड बनता है, उस कार्ड पे उनको फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं। ये होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी कहते हैं इसको। पेबल मतलब
उस साल की, उस महीने की इंस्टॉलमेंट क्या करनी है, कंपनी ने पे करनी है। तो ये आपके लिए क्या है, अदर करंट लायबिलिटी है। बोलिए, कुछ बोल रहे थे, जोर से बोलो। हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, नहीं, नॉर्मल देखो, अगर आपके मैनेजरल एम्प्लॉयज है तो उनको क्या करते हैं आप, मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, मेडिकल पॉलिसी लेते हैं आप उनके लिए, ठीक है। लेकिन ईएसआई का क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉय, उनकी सैलरी, उनका ये इतना होगा तभी वो उस कैटेगरी में आएगा। उससे ऊपर वाले जो हैं वो नहीं आएंगे ना, वो तो ये वेलफेयर के लिए है। उससे ऊपर वाले जो होते हैं वो तो अपना, उनको कंपनी मेडिकल पॉलिसी देती है। हाँ, ईएसआई का ये नहीं, नहीं, ये तो देखिए, ईएसआई कार्ड बनता है, उसमें मान लो जैसे फादर, मदर, उनके दो बच्चे, पूरी एक फोटो बन जाती है कार्ड के ऊपर, वो फोटो छप जाती है, ठीक है जी। और अगर परिवार में कोई भी बीमार होता है वो कार्ड लेके जाइए, उसका इलाज होता है, उनसे फ्री इलाज होता है, पैसा नहीं लिया जाता उनसे, क्योंकि उनकी सैलरी से कट रहा है पैसा। ईएसआईसी कहते हैं उसको। तो अब सुनो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि कंपनी से उनके एम्प्लॉयज के हेड के हिसाब से पैसा लेती है, उनकी सैलरी से कटा हुआ पैसा। तो लोग क्या करते हैं, उनके सैलरी से पैसा कटता है उनकी, और वो मतलब आपके 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय की सैलरी से आपने पैसा काटा, उनकी एक इंस्टॉलमेंट बनाई, और वो क्या कर दी, ईएसआई को जमा करा दी, वो पेबल, उसे आप करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो कॉर्पोरेट हाउसेज में ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए आपकी बात। बोलिए, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आपकी कंपनी, आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉय, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपके 100 के 100 एम्प्लॉय लेबर हैं, तो उन 100 की सैलरी से आप क्या करेंगे, जो भी ईएसआई का रेट होगा, 100, 200, 500 रुपये कटेगा, वो आप इकट्ठा करेंगे। ऐसे नहीं कि हर एम्प्लॉय देके जमा करेगा, आप एज अ कंपनी उसको इकट्ठा करेंगे, और आप एक चेक बनाकर ईएसआई के अकाउंट में डालेंगे उसको। अगर वो अमाउंट पेबल रह गया, अभी नहीं पे किया, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं, बहुत सारी बदमाश कंपनी उनकी सैलरी से तो काट लेती हैं, लेकिन जमा नहीं कराती, वो फ्रॉड हो जाते हैं फिर, ऐसा भी होता है। अब चलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की तरफ। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मैं इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ये चैप्टर सीयूटी के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड में तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, सीयूटी में से कितना भी पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये चैप्टर जो है ना, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो का सॉलिड बेस बनाता है। तो जब आप कैश फ्लो पढ़ेंगे ना, जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। चलो आगे चलें जरा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वही प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, और छोटे मोटे प्रोविजंस, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की कैटेगरी में चलते हैं। अच्छा, यहाँ लायबिलिटी और प्रोविजन का डिफरेंस मैंने बचपन में ही बताया था आपको। प्रोविजन शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, प्रोविजन क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, छोड़ दीजिए उसको, प्रोविजन रिजर्व का डिफरेंस खुद ही पढ़ लेंगे आप लोग। अच्छा, पेज नंबर 1.23 पे जाइए। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह के दिखते हैं, जस्ट सी द क्वेश्चंस। बल्कि 1.3 में तो बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस हैं। आप चलिए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 1.24 पर। कैन यू सी दिस, इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3। फोरफिटेड शेयर्स कहाँ दिखाया जाएगा, बताओ। फोरफिटेड शेयर्स नोट्स टू अकाउंट्स में, देखो शेयर कैपिटल मेजर हेड है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में किसके अंदर, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। हाँ, लेकिन देखो इसने क्या लिखा है, सब्सक्राइब कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएगा, हमने तो बहुत बहुत डीपली लिखा था ना, इन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल बोल दिया। सब्सक्राइब का मतलब फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप दोनों होता है। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, अब ये प्रपोज डिविडेंड जो है ना, ये मैंने, रुक जा बेटा, प्रपोज डिविडेंड मैंने भी डिस्कस नहीं करा है, इसलिए आउट ऑफ द पार्ट हो गया, अभी इसका थोड़ी देर में डिस्कशन करता हूँ। अनक्लेम डिविडेंड अभी बताया था, अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटी। और एरियर्स ऑफ फिक्स ह्यूमिलिटी, ये इलस्ट्रेशन 9 को बड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, इलस्ट्रेशन 9 को इंपॉर्टेंट लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट लिखना। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर,
एक बार अगले पेज पे आ जाइए, जिस पेज में मैं ले चल रहा हूँ वहां आइए अभी, बता रहा हूँ कौन से पेज पे। पेज नंबर 1.31 पे चलिए, पेज नंबर 1.31, पेज नंबर 1.31, देखिए जरा। थैंक्स फॉर कमिंग। पेज नंबर 1.31 में कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट लिखा हुआ है, देखा? बचपन में पढ़ा था इस बारे में। व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, बताओ डॉक्टर पूर्वा, बताइए। अच्छा, एनी लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, उसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब सुनिए, हाँ, लॉ सूट। अब हम बताएं यहाँ पर, कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना आपके सिलेबस में? अबे है, चुप रहो तुम। सीयूटी के लिए है वो। मैं देख रहा था, ये जो मैंने आपको आपको मैंने केस करा था ना इश्यू ऑफ डिवेंचर में, कि अगर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होगा, कराया था ना? मैंने कहा सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीबीएसई के इस साल के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है। डिफॉल्ट करवाया था मैंने आपको, याद है? डिफॉल्ट की बुक में 2 एंट्री थी, मैंने 4 एंट्री करके करवाया था। हाँ, डिवेंचर सस्पेंस कर, तो वैसा केस सीबीएसई के 1 मार्कर में उसमें दे रखा है। तो अगर सैम्पल पेपर में आ गया तो वो सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, आइए सुनिए, अब आगे काम की बात देखिए भाई। कंटी सुनो, कंटीजेंट लायबिलिटीज को कंपनीज एक्ट में दो हिस्सों में बांटा गया है। एक कंटीजेंट लायबिलिटीज है और एक कैपिटल कमिटमेंट्स हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी एक है, दूसरा क्या है? कैपिटल कमिटमेंट्स है। प्लीज सुन लीजिए ध्यान से इसे जरा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर डिटेल डिस्कशन ही लेके चलते हैं लोग। जरा देखें, अब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ये तो क्लियर है सबको? हाँ है ना, बोलिए। कंटीजेंट लायबिलिटी इज क्लियर भाई, एनी लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। बेटा मैनिक्योर करवा लेना बाद में, ध्यान दीजिए आप। चलिए देखते हैं जरा कि कंटीजेंट लायबिलिटी की हेडिंग में क्या क्या लिखा है। पहला पार्ट, क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट। क्या बोले हम लोग? क्लेम अगेंस्ट, देखिए, कंटीजेंट लायबिलिटीज 1.31 पेज पे है। नंबर 1, क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज अ डेट। भाई देखिए, सर्वज्ञ ने सहेली के साथ सीपी में पानी पूरी खाई। अब सहेली का डाइजेशन पावर अच्छा है, वो तो खाती रहती है पानी पूरी। सर्वज्ञ कभी कभी खाते हैं। सर्वज्ञ ने 2 पानी पूरी खाई, पेट में जलन मची, लेकिन सहेली बोली, बेबी एक और खाओ ना। हाँ कोई बात नहीं, जाने दो। अब कैन सर्वज्ञ से नो टू दैट? जाने दो ना यार। क्या सर्वज्ञ मना कर पाएगा? अगर वो 1 पानी पूरी खाने के लिए मना करेगा, झरने से टूटेगा रिश्ता। तू मेरे लिए पानी पूरी नहीं खा सकता? आगे सोचिए, सुनिए। सो सहेली वॉज फाइन, उसने तो 20 पानी पूरी खा ली। सर्वज्ञ की 6 पानी पूरी में जीभ लाल हो गई, और सर्वज्ञ को हो गया क्या? फूड पॉइजनिंग वाली चीज, ठीक है। और सर्वज्ञ ना हो ऐसा, लेकिन ही वॉज हॉस्पिटलाइज, ड्रिप व्रिप चढ़ी, सारा पानी निकाला गया, सब कुछ करा गया। 5-6 लाख का खर्चा हो गया उसका। इसने पानी पूरी वाले के ऊपर क्या कर दिया? मुकदमा ठोक दिया। तूने मुझे खराब पानी पिलाया, मेरा सब कुछ खराब हो गया। ठीक है जी। अब कोर्ट ऑफ लॉ में केस, सुनो, अब सुनिए सुनिए, तभी तो कह रहा हूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कों से पूछो बेचारों को क्या होता है, अंग अंग में जलन मचती है। हाँ, ठीक है। अरे हम गए थे कॉलेज के घूमने फिरने के लिए एक बार। नहीं नहीं, प्रगति मैदान के बाहर ठेले में खाई सबने। साथी लड़कियां बोली तुम भी खाओ तुम भी खाओ, हमने कहा हमसे नहीं खाया जाएगा भाई। कह रहे खाना पड़ेगा, खा लिया। 3 दिन तक जलन मरी रही पेट में। खूब दूध पिया, छाछ पी, तब जाके आराम मिला। सर्वज्ञ ना छाछ पिए ना दूध पिए, क्या करेगा बेचारा, देसी लड़का थोड़ा ही है। अगर आदत नहीं है, अंगारे जलते हैं पेट में। हाँ,
भाई इनबिल्ट है, डीएनए के अंदर घुसा हुआ होता। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो जरा समझिएगा क्या चीज मैं बोलने जा रहा हूँ आपसे। अब आपने क्या कर दिया कि इसने, भाई साहब ने मुकदमा डाल दिया पानी पूरी वाले पर, पानी पूरी वाले ने उसे डिफेंड कर लिया। अगर ये, अच्छा मान लिया जाए कि पानी पूरी वाला विवान था, ठीक है, तो क्या हुआ अब? गोलगप्पे वाला यही था। तुम्हें रिकॉर्डिंग चाहिए थी ना, इसलिए तुम्हारा नाम भी आ रहा है। गोलगप्पे वाला था। अब गोलगप्पे वाले की बैलेंस शीट बन रही है, तो क्या? हाँ, ठीक है। इसके लिए क्या है ये? कंटीजेंट लायबिलिटी है। मुकदमा हारा तो खर्चा, पानी और सब कुछ देना पड़ेगा उसको, और मुकदमा जीता तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। सो ये कहलाती है कंटीजेंट लायबिलिटी है। अरे खर्चा पानी शब्द है, ये क्या बोल रही है? यानी कि खर्चे के साथ तो 5 बाल्टी पानी दे आएगा वो, कैसी बात कर रही हो? क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज ए डेट, ठीक है। विमान बोला मैं नहीं, तेरी सहेली के पेट दर्द हुआ नहीं हुआ, उसको कुछ हुआ नहीं हुआ, तेरे क्यों हो गया भाई, मुझे क्या पता मेरे क्यों हुआ, तभी तो तुझ पे मुकदमा डाला है, मेरे पे क्यों हुआ? सो क्लेम नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट, विल गो विद दैट। अच्छा, अब आप सुनिए। बिल्स रिसीवेबल थे आपके पास, बिल्स रिसीवेबल, आपने डिस्काउंट करा दिया बिल बैंक से। अब कंडीशन नंबर वन कि बिल्स रिसीवेबल क्या हो गए, मेट हो गए मेच्योरिटी पे। डू यू हैव टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बैंक? नो। पार्टनरशिप में पढ़ा था आप लोगों ने, बिल्स रिसीवेबल अगर आपने बैंक में डिस्काउंट कराया और वो डिसऑनर हो गया, डिसोल्यूशन में याद है किसे भरना पड़ता था? हमें भरना पड़ता था। सो दैट इज कंटीजेंट। हाँ हाँ, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? नंबर 2, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बैंक नॉट येट मेच्योर्ड। जब तक ये मेच्योर नहीं होंगे आपके लिए करंट लायबिलिटी है। हालांकि एसेट थी आपकी, आपने डिस्काउंट कराया था, लेकिन अगर मेच्योरिटी पे डिसऑनर हो जाए, बैंक सारा पैसा वापस ले लेगा आपसे पेनल्टी के साथ। सो इट इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर यू। बिल अगर मेच्योर हो गया, नो, नथिंग, अमाउंट इज क्लियर, लेकिन नहीं पे हुआ तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। आगे देखिए नंबर 3, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर। अब जरा समझिए इसके साथ कंडीशन क्या होती है। आपने डिविडेंड प्रपोज कर दिया, डिविडेंड प्रपोज होने के बाद कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में वो अप्रूव होता है। अगर एजीएम में अप्रूव हुआ तो आपके ऊपर लायबिलिटी, न अप्रूव हुआ तो कुछ नहीं देना आपने। जनरली अप्रूव, नहीं बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होगा। अब अप्रूवल होता है, अमाउंट अमाउंट नहीं बदलते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलें आगे। अच्छा, आगे है नंबर 4, अदर क्लेम्स, अदर क्लेम्स फॉर विच कंपनी इज कंटीजेंटली लाइबल। मतलब कोई भी ऐसा क्लेम जिसके लिए कंपनी क्या होगी, इंसिडेंटली, अचानक, कंटीजेंटली क्या हो जाए, लाइबल हो जाए। तो ये एक ब्रॉडर टर्म होती है जिसमें ऊपर जो कवर नहीं हुआ वो नीचे कवर हो जाता है। इन्हें कहते हैं हम कंटीजेंट लायबिलिटी। अब इसके बाद जो आएगा वो होते हैं कैपिटल कमिटमेंट्स। क्या कहलाते हैं वो? कैपिटल कमिटमेंट। आइए देखिए, उसको बोलते हैं कमिटमेंट्स। ये कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं, और बी क्या है आपके पास? कमिटमेंट्स हैं। छोटे बच्चों आवाज नहीं, अभी आवाज बंद होगी तुम्हारी थोड़ी देर में। देखिए, कमिटमेंट कौन से हैं ये? मॉनेटरी कमिटमेंट्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल कमिटमेंट बोलेंगे। लेट्स गो फर्दर। कमिटमेंट देख लीजिएगा, वाइवा में अगर कोई एग्जामिनर बढ़िया खड़ूस है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, फिर बंगले झांकेंगे, नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। देखिए, पहला पार्ट, जरा समझना एक बात को। आपने क्या किया कि आपने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। सपोज सुपरटेक वाली बिल्डिंग आप ही बनवा रहे हो, 50 मंजिला, ठीक है। किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और कॉन्ट्रैक्टर को बोला हर 5वीं मंजिल पे हम आपको क्या देंगे, या हर साल जितना आप मंजिल बना लेंगे उतना पैसा आपको देंगे। आर यू श्योर कि आदमी एक साल में कितनी मंजिल बना लेगा? ठीक है जी। यानी कि जितनी जितनी मंजिल वो बनाता जाएगा उतनी उतनी पेमेंट करेंगे आप। तो क्या है?
अगर वो 5 मंजिल बना गया तो फ्यूचर में आपको 5 मंजिल का पैसा देना पड़ेगा, 10 बना गया 10 का देना पड़ेगा, 15। अब हमें क्या पता कितनी बनाएगा। हो सकता है लेबर वगैरह अच्छा मिल जाए, काम की परेशानी ना हो। अभी आप देख रहे हैं ना, पोल्यूशन आने लगी है, कंस्ट्रक्शन पे रोक लग जाएगी, कोई कंस्ट्रक्शन पे रोक नहीं लगी, तो क्या कहलाएगा ऐसे। इसको क्या, इसके लिए पॉइंट आया, क्या बोले इसको, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या लिखा है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ रुक जाइए, हाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट क्या लिखा है, एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक है, रिमेनिंग, रिमेनिंग टू बी, रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट्स एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। अब लोगों को लगता है ना कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट बेसिकली कैपिटल गुड से रिलेटेड है। बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज बन रहा है, मशीनरी बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं, ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो वो लंबे बड़े कॉन्ट्रैक्ट जिनको बनने में 4 साल 5 साल लगेगा, और जितना जितना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा उतनी उतनी पेमेंट जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी अगर हमें पता चल जाए कितनी पेमेंट जानी तो हम पहले प्रोविजन बना ले। तो हमने नॉट प्रोवाइडेड फॉर। बजट तो बेटा 200 करोड़ पूरे पूरे प्रोजेक्ट का है, अब उसमें से खर्च कितना कितना होना कैसे बताऊंगा मैं। ठीक है, जरा समझिएगा। जैसे नोएडा का पहला फ्लाईओवर जो यहाँ से शुरू होता है कैम्ब्रिज स्कूल के सामने से, और 662 तक जाता है, इसका जो पूरा का पूरा था मेरे ख्याल से 1600 करोड़ का बजट था इस पे। और कंडीशन ये होती है कि अगर 20% पूरा हो जाएगा तो 20% फंड रिलीज होगा, 30% होगा 30% रिलीज होगा। अब अगर मान लो आपने 2 साल में 20% कर लिया पूरा, और आने वाले 1 साल में 40% पूरा कर लिया, तो सरकार को क्या पता कि कितना देना है। उनके इंजीनियर जाते हैं, प्रोजेक्ट को देखते हैं, और ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ जी 40% पूरा हो गया, तो 40% फंड रिलीज हो जाएगा। तो उसके लिए प्रोविजन थोड़ी बना के चलोगे आप, तो नॉट प्रोवाइडेड फॉर है। इसे कंटीजेंट लायबिलिटी में, कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या बोलते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं। ये क्या है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, कैपिटल कमिटमेंट बोलते हैं इसको। इज दैट क्लियर। ये इससे अलग नेचर के हैं। यहाँ पेमेंट डेफिनेट है, वहां पेमेंट डेफिनेट नहीं है, प्लीज समझिए। अरे भाई आप ये बोलोगे ना कि तू पुल बनाएगा या नहीं बनाएगा, भाई बनाएगा वो तो पुल, और बनेगा तो पैसा भी देना है। यहाँ तो क्या था, मुकदमा जीते तो नहीं पैसा, हारे तो देना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो देना पड़ेगा, इसीलिए उससे अलग कैटेगरी में रखा जाता है इसको। ऊपर पेमेंट नहीं है ना, ये बिल डिस्काउंटेड था, डिस्काउंट हो गया, पैसा रिलीज हो गया, तो डू यू हैव टू पे एनीथिंग, नथिंग। लेकिन यहाँ, यहाँ पेमेंट जाएगी जाएगी आपकी, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि कितनी जाएगी। बोलिए। हाँ जी, इसे प्रोविजन, अच्छा इसमें प्रोविजन कैसे बनाऊं मैं। भैया बेटा समझ मेरी बात, ये तो मेरी एक फिक्स एसेट्स क्रिएट हो रही है ना, वो तो आप एक्सपेंसेस के लिए बनाते हो, लॉसेस के लिए बनाते हो। यहाँ तो फिक्स एसेट्स बन रही है आपकी। अरे भाई विवान की शादी के लिए पापा ने अगर क्या कर दिया, अपनी सैलरी से कुछ प्रोविजन बना के करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा। नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, बुरा मत मान। ठीक है, अगर बोल तो मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं कि कभी हो ही ना, फिर अच्छा लगेगा वो। आइए देखें। अच्छा, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझने के लिए, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को, जरा समझिए। नंबर 2, बता रहा हूँ क्या होता है, रुक जाइए। क्या लिखा है देखिए, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर, शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड। देखिए, आपको ध्यान है ना, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था आप लोगों ने, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा मंगाया नहीं अभी। और वो शेयर कौन सी कैटेगरी में चले गए, रिजर्व कैपिटल की कैटेगरी में चले गए, चले गए। रिजर्व कैपिटल में क्या होता है, कुछ पैसा मंगा लिया बाकी पैसा नहीं मंगवाया। अरे रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस बताया था आपको। अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, उसे अनकॉल्ड कहते हैं। अनकॉल्ड था। अब मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, मेरी लायबिलिटी है मैं कंपनी को पैसा पे करूंगी, लेकिन कंपनी मंगा ही नहीं रही। कब मंगाएगी मुझे क्या पता, और देना तो बनता ही है ना, ऐसे तो है कि नहीं देना। इसे कहते हैं आप क्या,
अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? अनकॉल्ड लायबिलिटी क्या बोला था? क्या चीज बताइए, बताओ जरा। अभी मैंने डिस्कशन कर रहा था किसी चीज का, क्या था? तुम सुन ही नहीं रहे हो। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। नहीं समझ में आ रही, रेज योर हैंड, आस्क मी, आई आई आंसर 1000 टाइम्स। लेकिन सिर्फ बिल्कुल बुद्धि किनारे की तरफ कपाट बंद करके बैठना अच्छी बात थोड़ा ही है। एक और है इसमें, देखिए, लिखिए, वो आपकी बुक में नहीं है। अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स। अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स। अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स। ठीक है, ऑन प्रेफरेंस शेयर। जल प्रेफरेंस शेयर्स पे होता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं। अब जरा सुनो, आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स थे, एक साल लॉस हुआ, कोई डिविडेंड नहीं दिया। दूसरे साल लॉस हुआ, कोई डिविडेंड नहीं दिया। तीसरे साल लॉस हुआ, कोई डिविडेंड नहीं दिया। चौथे साल प्रॉफिट हो गया, तो पिछले तीनों साल का निकाल के दोगे। याद है ना, क्यूमुलेटिव डिविडेंड बोला था। क्यूमुलेटिव डिविडेंड आर दो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज क्यूमुलेटेड इन केस ऑफ लॉस एंड एज एंड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अगले पिछले साल का सब मिला के देते हैं। तो ये भी क्या है, आपका एक साल लॉस हुआ, आपने प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया। दूसरे साल लॉस हुआ, कैलकुलेट कर दिया। तीसरे साल लॉस हुआ, कैलकुलेट कर दिया। चौथे साल प्रॉफिट हो गया, तो चौथे साल का भी दोगे और पिछला तीन का भी दोगे। क्या है ये? कैपिटल कमिटमेंट है। क्या है ये? फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है। इज दैट क्लियर? ये उससे अलग है। वहां तो या तो देना है या नहीं देना है, यहाँ तो देना है। तो ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, और लेकिन इस पे क्वेश्चन है बुक का। गॉट इट? नंबर नेक्स्ट, चलिए शुभांकर बंद कर लीजिए उसको। नंबर 4, नंबर 4 लिख लीजिए, अदर कमिटमेंट्स। अदर कमिटमेंट्स, हाँ जी, ये बुक पे लिख दीजिए आप। चौथा हो जाएगा ये, बुक पे लिखिए इसे। अरे कहाँ लिखा यार? एक दो तीन, तीन ही तो थे, चौथा मैंने बनाया ना अब। हाँ ठीक है, ये वाला लिख लीजिए अपनी बुक में। एरियर्स ऑफ, हाँ, मतलब वो अदर कमिटमेंट्स होंगे, कुछ भी वो स्पेसिफाई करके देगा कि इस कैटेगरी की नहीं है, इस कैटेगरी की है, वैसे करके स्पेसिफाई करके देगा। तो कंटीजेंट लायबिलिटी पे लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स। और इलस्ट्रेशन 9 खोल के देखिए, अब आप खोलिए इलस्ट्रेशन 9 जल्दी से। अब पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? इलस्ट्रेशन 9 देखिए जरा जल्दी से, ऑनलाइन में देखिए, देखना। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट। उसने बोला पेज नंबर 1.35 पे जाइए और इलस्ट्रेशन नंबर 24 देखिए। ठीक है, देख लिया? हाँ, इलस्ट्रेशन 24 का पेज पॉइंट नंबर 8 देखिए। डिबेंचर्स, बेटा बात सुना जो ऑनलाइन पूछ रहा है। डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किस कैटेगरी में डाला? अदर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, बोलो डाल दिया। यस सर। अच्छा, अब सुनो, अब सुनो, क्योंकि ये मेच्योर नहीं थे, मेच्योरिटी अगले साल आनी है। अब मान लो 31 मार्च 24 को आपने क्या किया, 10,000 डिवेंचर्स, जो कि 31 मार्च 24 में रिडम्पशन पे जाने वाले थे, 31 मार्च 23 को क्या बोला आपने? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोल के कहाँ डाल दिया? शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर डाल दिया। इज दैट ओके दिशा? एग्री करती है उस बात से? यस सर। अच्छा, अब 31 मार्च 24 आ गई, आ गई, 31 मार्च 24 आ गई, क्लियर है? 31 मार्च 24 को आपने क्या करना था? इन डिबेंचर की पेमेंट करनी थी, आपने पेमेंट नहीं करी। अभी डिबेंचर क्या बोल के पड़े हुए? मेच्योर डिबेंचर बोल के पड़े हुए, हाँ या ना? यस। बोलो हाँ, यस और नो। यस सर। ठीक है जी। और अब आपने क्या करा, 31 मार्च को इनकी पेमेंट नहीं गई, ठीक है? 31 मार्च 25 या 31 मार्च 26 में भी आपकी बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, तो क्या बोल के दिखाओ उनको? शॉर्ट टर्म बोरिंग बोल के थोड़ी दिखाओगे। अब तो ये ऑर्डिनरी करंट लायबिलिटी बन गए, नेचर बदल गया ना उनका। हाँ, उनका नेचर फिर से बदल जाएगा। इज दैट ओके? तो शॉर्ट टर्म बोरिंग क्यों नहीं हो सकते, मतलब दे आर बेटा शॉर्ट बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग वो थे जो आपने पैसा बोरो करके रखा हुआ था। अब बोरोइंग का टाइम पीरियड खत्म हुआ, बोरोइंग थोड़ी रहे, अब तो लायबिलिटी बन गए वो।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग कब तक है? वो 1 साल तक ना, यस। जब तक उनकी मेच्योरिटी नहीं आई तब तक वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग थे। जब मेच्योरिटी आ गई, नाउ दे आर नो मोर बोरोइंग्स, दे आर लाइबिलिटी ऑन यू, दे आर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑन यू। बोलो हाँ है ना? ओके। इफ नो, इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट लगा ना इस पे। मेच्योर डिबेंचर्स किसके अंदर दिखाए जाएंगे? अदर करंट लाइबिलिटीज। लेकिन क्या करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वो किसका पार्ट बनेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेंगे। ध्यान रखना इसका। इज दैट ओके? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट नॉन करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेंगे, क्योंकि अभी भी वो बोरोइंग ही है, पे थोड़ी हुई है। लेकिन जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया फिर तो वो लाइबिलिटी है आपके लिए। तो मेच्योर डिबेंचर जो है, मतलब करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डिबेंचर का डेट निकल गया, 31 मार्च 24 हो गया पूरा। अब वो हमारे लिए क्या है? अब बोरोइंग थोड़ी है वो, बोरोइंग नहीं है वो अब। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 साल से ज्यादा की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 साल की होती है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी, लेकिन अब उसके मेच्योरिटी में 1 साल रह गया, तो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में डाल दिया, और वो 1 साल भी पूरा हो गया, तो अब ये बोरोइंग नहीं, अब तो लायबिलिटी है हमारे ऊपर, इसलिए ऐसा करा। हाँ जी। बेटा समझ, डिबेंचर लॉन्ग टर्म थे, अगले साल मेच्योर होने थे, इस साल उन्हें करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोल के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखा दिया। अब वो 1 साल भी बीत गया, अब तो वो ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अब तो वो लायबिलिटी है हमारी। और कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी, इसलिए करके दिखा रहे हैं ऐसा। क्या? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट बन के दिखेंगे। ठीक है जी। कब तक दिखेंगे? जब तक अगला फाइनेंशियल ईयर नहीं आता। अब सुन, अगला फाइनेंशियल ईयर आ गया, आपने उन्हें पे करना था, नहीं पे किया, अब थोड़ी बोरोइंग रह गई वो, अब तो लायबिलिटी बन गई। बोरोइंग तब तक है जब उनका उनका रिपेमेंट का टाइम नहीं आता। तो जैसे ही उनका रिपेमेंट का टाइम आ गया, अब वो मेच्योर डिबेंचर बन गए ना, कि भाई अब मेच्योर डिबेंचर है, उन्हें पे करो। अब नहीं पे कर रहे तो वो करंट लायबिलिटी है, वो बोरोइंग थोड़ी रही। तो मेच्योर डिबेंचर होकर करंट लायबिलिटी बनेंगे, प्योर करंट लायबिलिटी। इज इट ओके त्रिशा? क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो हाँ बोलो, पेज नंबर बोलो। रेशो तो नहीं है? हाँ बोलो, 1.61 कहाँ से आ गई उसके अंदर? हाँ बोलिए। हाँ जी, 19 क्वेश्चन है। 19 का फोर्थ प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। बिल्कुल ठीक है। सुन तो ले बेटा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। नहीं तो आप दोनों लिख दीजिए, इट कैन बी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, दोनों। एम्प्लॉय बेनिफिट के जो प्रोविजन होते हैं वो लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं, छोटे समय के लिए भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। शॉर्ट टर्म, क्योंकि बुक में देखिए इट कुड बी शॉर्ट टर्म एज वेल। जब क्वेश्चन बनता है बोर्ड में तो उसमें दोनों पे नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि या तो स्पेसिफाई करे वो। बोलिए। देखो, पेबल का मतलब है इट इज पेबल विद इन ईयर। ठीक है। और अगर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कर दिया, अब लेकिन अगर एम्प्लॉय, देख, एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल तो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी बनेगा आपका, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म जाएगा, लॉन्ग टर्म लिख लीजिए उसको। 12 में कुछ ना दे रखो तो 12 महीने से करते हैं कंपेयर, वरना ऑपरेटिंग साइकिल से करते हैं, बताया तो पिछली क्लास में। वही बात बता मुझे, वो डिपेंड करता है उसकी मेच्योरिटी क्या है। तुमने 2 महीने पहले ले लिया और है वो 4 साल का, तो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा ना। तुमने 2 महीने पहले लिया और 2 महीने बाद पेमेंट है उसकी, तो करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा वो। ऐसा हो। देखो, अगर तुम डिबेंचर खरीद रहे हो एसेट्स के रूप में तो अलग कैटेगरी बनेगी ना, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म बन गया ना वो तो। लेकिन डिबेंचर इशू कर रहे हो तो वो तो करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बन के चलेगा। दिस इज फाइन। तो आपने सक्सेसफुली, हमने क्या किया आपके साथ, किसका, लायबिलिटी का डिस्कशन पूरा किया, लायबिलिटी का डिस्कशन। तीसरी क्लास है ये, लायबिलिटी का डिस्कशन हुआ है अभी। तो जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे
उसमें एसेट्स एसेट्स जल्दी हो जाती हैं, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और हाँ, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी जल्दी हो जाता है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। गॉट इट? तो कोई बात नहीं। तो अब इसके इलस्ट्रेशन आपको देखने हैं ढंग से, किस तरह के इलस्ट्रेशन, मेजर हेड सब हेड करके आंसर आता है, कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं। इनको पढ़ेंगे जितना उतना क्लियर रहेगा, क्योंकि आइटम हमने बहुत डीप में जाके डिस्कस करें हैं सारे के सारे। सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे। बोलिए, इससे रिलेटेड है? चलिए, ठीक है, इसको खत्म कर रहे हैं, फिर अगली क्लास में सर मिलते हैं। ये चैप्टर अभी और कितने टाइम चलेगा? एक एक क्लास और चलेगा बस।